सभी लोगों को नमस्कार। मैं मुकेश यादव आपका एक ऑडिशन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है यकृत। देखो, यकृत की हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर क्या भूमिका है, यह हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, एक स्वस्थ यकृत की सहायता से हम कैसे स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं, हम यकृत की देखभाल कैसे करेंगे, यकृत से संबंधित कौन सी बीमारियां हैं, यहाँ तक कि इस कोरोना काल के अंदर अगर हम यकृत का अच्छे से देख रेख करें तो हम कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के हूं मैं आज आपके सामने इस वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो है ये केवल हम इस व्यू से नहीं बना रहे कि केवल प्रतियोगी छात्र ही इसका फायदा उठा सके। हमारा व्यू इसमें यह है कि इस वीडियो की सहायता से प्रत्येक नागरिक जो वर्तमान समय में कोरोना काल के अंदर अत्यधिक तनाव के अंदर अपना जीवन यापन कर रहा है, इस तनाव के कारण हमारे जीवन पर अन्य प्रकार की जो समस्याएं और बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, यकृत से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको एक स्वस्थ यकृत की सहायता से अच्छा जीवन कैसे जी सके वो पूरा बताने का प्रयास मैं इस वीडियो में करूंगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इसको धैर्य से देखें और अपने जो दूसरे साथी हैं उनको इस चीज के बारे में अवगत करें कि इस काल के अंदर, कोरोना काल के अंदर स्वस्थ जीवन के लिए हमें बहुत सारी अन्य चीजों का भी ध्यान रखना है जो यकृत से संबंधित है। यह हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप इन चीजों को अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाएं और अपने ऊपर प्रैक्टिकली आजमा के देखें। कहीं आप तो इन बीमारियों से नहीं गुजर रहे, कहीं आप पर तो ये सारे प्रभाव जो उत्पन्न नहीं हो रहे, ये जो कारण मैं बताने जा रहा हूँ क्या आप पर तो लागू नहीं है। कहीं आप कोरोना के साथ साथ, कोरोना से बचाव के साथ कहीं आप लीवर को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी अन्य प्रकार की जो समस्या है जो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यकृत मानव शरीर का दूसरा सबसे बीजी अंग अगर कहा जाए, पहला जो सबसे बीजी ऑर्गन होता है वो हृदय होता है, हार्ट होता है, फिर वो सबको होता है। यदि दूसरा सबसे व्यस्त अंग कहा जाए तो वो कौन सा है? यकृत। यानी हमारे शरीर का दूसरा सबसे व्यस्ततम अगर ऑर्गन की बात करें, व्यस्ततम अंग, तो वह कौन सा है? यकृत है। दूसरी चीज, मानव शरीर का अगर सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात की जाए, इंटरनल ऑर्गन की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर आंतरिक अंग की बात कर रहा हूं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो वह कौन सा है? यकृत है। यहां मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, आंतरिक अंग की बात कर रहा हूं। अगर वैसे डिस्कस किया जाएगा कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो स्किन आ जाएगा, लेकिन शरीर के आंतरिक अंगों की बात की जा रही है तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा आएगा? वो आएगा यकृत। सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग, यकृत। बॉडी में पाया कहां जाता है? शरीर में स्थित कहां होता है? तो यकृत शरीर में कहां पाया जाएगा? यकृत हमारे शरीर के अंदर। ये जो मैं लोकेशन आपके सामने बता रहा हूं, ये किसी प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्र के लिए ही जरूरी नहीं है, हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जो कि अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से जीना चाहता है। बहुत बारी बार हमारे साथ ये होता है कि हमें बॉडी के अंदर कहाँ पेन हो रहा है, हमें ये पता नहीं होता शरीर के कौन से अंग से संबंधित ये बीमारी हो सकती है। थोड़ा सा अगर हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं तो हमारा खुद का जीवन ही नहीं, हमारे से संबंधित अन्य लोगों के जीवन का स्तर भी ऊपर उठा सकते हैं, सुधार सकते हैं। देखो, यकृत हमारी बॉडी में कौन सी साइड में? यकृत आप देखोगे तो हमारी बॉडी में राइट साइड के अंदर ये जो पसलियां हैं, इन पसलियों वाले भाग के अंदर की तरफ धसा होता है। बॉडी में राइट साइड के अंदर लीवर होता है। तो हम कहेंगे शरीर में यकृत कहां होता है? यकृत शरीर में राइट साइड में स्थित होता है। ठीक है, देखो कंपटीशन के लिहाज से अगर बात करें तो यकृत जो है वो कितनी पालियों से बना हुआ है? मोस्टली बड़े तौर पर अगर बताया जाए तो यकृत 2 पालियों से बना हुआ है। कितनी पालियों से बना हुआ है? 2 पालियों से बना हुआ है। 2 पालियां कौन कौन सी? एक राइट लोब
यानी हम कह सकते हैं एक दाईं पाली और दूसरा लेफ्ट लोब, यानी हम कह सकते हैं बाईं पाली। इन दो पालियों से बना हुआ है, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से इन दोनों में से बड़ी पाली कौन सी है, ये है, और छोटी पाली कौन सी है, ये है। यानी यकृत की कौन सी पाली बड़ी होती है, कौन सी पाली छोटी होती है। तो राइट लोब जो है यानी कि दाईं पाली जो है वो क्या होती है, बड़ी होती है, बाईं क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। देखो इसी पाली के अंदर एक संरचना और पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। यानी यकृत के साथ एक अन्य अंग उपस्थित होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पित्ताशय। किस पाली के साथ ये उपस्थित होता है, ये होता है इस राइट लोब के साथ। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखो, मानव शरीर के अंदर जो यकृत पाया जाता है उसकी आकृति कितनी होती है। अगर मैं आकृति की बात करूं कि कैसी आकृति का होता है, अगर साइज की बात करूं कि कितने बड़े आकार का होता है, अगर वजन की बात करूं कि वजन कितना होता है, तो ये अगर सारी चीजें मैं आपको बताऊं तो यकृत की आकृति तो आपको ऐसी मिलेगी। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ दसा हुआ होता है, ये इसकी यहां पर एक पाली पूरी हो जाती है, ये इसकी दूसरी पाली है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके रंग की, कैसे कलर का होता है, तो ये रेडिश कलर का होता है, यानी लाल से थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि लाल मिक्स होता है, आप इसको रेडिश कलर का कहोगे, ये इस कलर का होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका वजन कितना होता है, वजन कितना होता है, तो इसका वजन जो है 1.5 केजी से लगभग 2 केजी तक होता है, और पाउंड में इसको 3 पाउंड लिखा जाता है। ये भी कंपटीशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि यकृत का वजन कितना होता है, पाउंड में दे दिया जाए, यानी पाउंड क्या है तो आप कह सकते हो कि ये मात्रक है वजन का, ठीक है। आप लोगों ने जो विभिन्न प्रकार की पद्धतियां पढ़ी होंगी वजन के नापने की, कि जैसे MKS मीटर किलोमीटर सेकंड वाली, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली पद्धति, ऐसा यूनिट जो MKS को कहते हैं, FPS जिसमें फुट पाउंड और सेकंड आता है। ये 3 पद्धतियां आपने भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ी होगी, तो उसी के अंदर एक ही यूनिट है पाउंड, ठीक है। तो यकृत का वजन जो है वो 3 पाउंड भी लिखा जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखो, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी, ठीक है। समझ गए चीज, देखो आगे। यकृत के अंदर जो रचनाएं पाई जाती हैं उनमें से महत्वपूर्ण रचनाएं मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, वो ये यकृत के अंदर षटकोणीय संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, षटकोणीय संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको आप लीवर लोब्यूल्स या यकृत कोष्ठक कह सकते हो। ज्यादा बेहतर तो ये होगा कि आप इसको लीवर लोब्यूल्स के रूप में ही याद रखो, यकृत कोष्ठक भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है। ये जो लीवर लोब्यूल्स होती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनको यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कंपटीशन के लिहाज से यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, लीवर लोब्यूल्स होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो ये जो लीवर लोब्यूल्स हैं ये यकृत में किस प्रकार से उपस्थित होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यकृत के अंदर ये जो है ये नलिकाओं के रूप में उपस्थित होती है, इनको लोब्यूल प्लेट्स कहते हैं। आप ऐसे समझो किस प्रकार की रचनाएं होती हैं जो नलिकाओं के रूप में उपस्थित है, इनको हम क्या कहते हैं, यकृत की पट्टिकाएं कहते हैं या लोब्यूल पट्टिकाएं इनको कहते हैं। ये जो लीवर की लोब्यूल्स हैं इनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, उन कोशिकाओं को हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं। यानी यकृत में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं हैं जो कि यकृत का कार्य करवाती है, पित्त लवण का स्रावण करवाती है, उनको हम क्या कहते हैं, हिपेटोसाइट्स। ये लीवर लोब्यूल्स कौन सी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, ये किन कोशिकाओं से बने हुए हैं, ये हिपेटोसाइट्स से बने हुए होते हैं,
हिपेटोसाइट्स। ठीक है, यानी यकृत के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं? हिपेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और कौन सी कोशिकाएं पाई जाएंगी? देखो, हमारा यकृत एक ऐसा अंग है जिसमें जो रक्त प्राप्त होता है, रक्त की प्राप्ति वो कहां से होती है, कैसे होती है, वो देखना। यकृत के अंदर रक्त की जो प्राप्ति होती है, एक तो देखो यकृत के अंदर जो शुद्ध रक्त आता है, शुद्ध रक्त जो आता है, उस शुद्ध रक्त को लाने के लिए जो काम करती है, उस रक्त वाहिनी को हम हिपेटिक आर्टरी कहते हैं, जिसको आप हिपेटिक धमनी कह सकते हो। यानी यकृत में जो रक्त लेकर के आ रही है शुद्ध रक्त, वो क्या है? हिपेटिक आर्टरी है। और दूसरा जो यकृत में रक्त लेके आ रही है उसको हम कहते हैं पोर्टल वेन, यानी जिसको आप पोर्टल सीरा कह सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये प्रत्येक उस आदमी को समझ में आना चाहिए जो एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। ठीक है, देखो हिपेटिक आर्टरी शुद्ध रक्त लेकर के आती है। शुद्ध रक्त क्या होता है ये आप लोगों को पता ही है। हृदय से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त। तो वो शुद्ध रक्त हृदय में, इसमें लीवर के अंदर किस रक्त वाहिनी की सहायता से आता है? हिपेटिक आर्टरी की सहायता से आता है। बात समझ में आ गई? देखो भाइयों, ये वाली रचना समझ लेना, ये कहां से आता है? हम लोगों ने जो भी खाना खाया है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी लिया है, हमारी आहार नाल के अंदर गया है। आहार नाल में जाने के बाद में वो जाता कहां है? उसका आंसर ये है कि छोटी आंत के अंदर जब इसका अवशोषण होता है, यानी हमारे द्वारा जो भी अंदर ग्रहण किया गया है उसका छोटी आंत के अंदर पाचन होने के बाद में इलियम भाग में अवशोषण होता है, और वो अवशोषण होने के बाद में वो रक्त में मिलता है, और रक्त की सहायता से वो कहां पहुंचता है? यकृत में पहुंचता है। और जिस रक्त वाहिनी की सहायता से ये यकृत में जाता है उसी को हम पोर्टल वेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पोर्टल वेन। दोबारा बता रहा हूं, हमने जो भी खाना खाया है, XYZ जो भी बॉडी में लिया है, वो आहार नाल के अंदर छोटी आंत में ग्रहणी में पचेगा, और छोटी आंत के ही इलियम भाग के अंदर उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। इतना ही नहीं, आमाशय के भीतर भी अवशोषित होने वाले पदार्थ रक्त की सहायता से कहां पहुंचते हैं? ये यकृत में ही पहुंचते हैं। तो ये जो अवशोषित होने वाले पदार्थ हैं, ये यकृत में जिस रक्त वाहिनी की सहायता से जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पोर्टल वेन कहते हैं। इसी को नाम दिया जाता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, बहुत नाम सुना होगा आपने, पोर्टल सिस्टम। भाई ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम यही है। बात समझ में आ गई? तो लीवर के अंदर रक्त जो आ रहा है दो जगह से आ रहा है भाई। एक तो आ रहा है हृदय से शुद्ध रक्त, और दूसरा आ रहा है जो आहार नाल है उससे अवशोषित भोजन। ठीक है, बात समझ में? यहां मैं आपको बार बार जोरिया दे रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने जो भी आहार नाल में लिया है वो सीधा इस लीवर में आता है। हम बहुत सी बीमारियों से पीड़ित होते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, जो अनजाने में ही हम ले लेते हैं अपने शौक के कारण। सारा बताने वाला हूं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, लीवर के अंदर जो रक्त आ रहा है वो कहां से आ रहा है? यहां से भी आ रहा है, आहार नाल से भी आ रहा है। बात समझ में आ गई? देखना, आहार नाल से ये जो रक्त आएगा पोर्टल वेन के द्वारा, ये लीवर के अंदर आता है। ठीक है, और लीवर के अंदर इस रक्त को बहने के लिए जो छोटी छोटी रक्त वाहिनियां हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? केशिकाएं, कैपिलरी केशिकाएं, वो नहीं पाई जाती हैं। देखो भाइयों, कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं लीवर के अंदर, बल्कि क्या पाया जाता है? लीवर के अंदर इस रक्त को बहने के लिए खुली संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम साइनुसोइड्स कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? साइनुसोइड्स कहते हैं। बात समझ में आ गई मेरी अच्छी तरीके से? देखना, मैं बता देता हूं आपको दोबारा चित्र की सहायता से। मैंने अभी आपको बताया था भाई, ये जो नलिकाएं हैं जिनके चारों तरफ पाए जा रही हैं हिपेटोसाइट्स, ये दोनों हिपेटोसाइट्स, और ये जो हिपेटोसाइट्स है ना, इन हिपेटोसाइट्स के बाहर की तरफ
हिपेटोसाइट्स के बाहर की तरफ वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग के अंदर ये जो स्थान है इसमें रक्त बहता है, इस वाले में रक्त बहता है। तो यहां पर जो दीवार है, इस दीवार के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कूपर सेल। क्या कहते हैं उनको? कूपर कोशिकाएं। भाई यही वो कूपर कोशिकाएं हैं। आप लोगों ने जो भी लिया ना, भोजन के अंदर हमने जो भी लिया उसके साथ जो बैक्टीरिया वायरस मिलकर के आ चुके हैं शरीर के अंदर, ठीक है। जब वो रक्त इधर से आता है, इस पोर्टल शिरा की सहायता से, पोर्टल वेन की सहायता से, जब इस स्थान के अंदर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइनोसॉइड। उस स्थान को हम क्या कहते हैं? साइनोसॉइड। उस साइनोसॉइड के अंदर जब आएगा तो यहां पर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं, जिनको हम कूपर कोशिकाएं कहते हैं, ये कूपर कोशिकाएं उन बैक्टीरिया वायरस को मारती हैं। बात समझ में आया? अभी हम कोरोना से पीड़ित है ना, तो इस कोरोना से लड़ने के लिए ये फेफड़ों में संक्रमण कर रहा है, लेकिन अगर हम लोगों ने ये बैक्टीरिया वायरस ज्यादा लिए तो ये लीवर की जो कूपर सेल्स है कब तक बचाएंगी, कब तक हमारे को प्रोटेक्ट करेंगे? ज्यादा लंबा समय नहीं चलेगा। इसलिए जरूरी है कि कोरोना हो ना हो, हमारे द्वारा लिया गया प्रत्येक पदार्थ बैक्टीरिया वायरस से कम दूषित होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम दूषित होगा तो इन सेल्स को क्या काम करना पड़ेगा? काम भी कम करना पड़ेगा। बात समझ में? यानी हमारा लीवर अच्छा रहेगा, हमारा जीवन अच्छा रहेगा। कैसे बताने वाला हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लीवर जो है इन कूपर कोशिकाओं की सहायता से हमें क्या प्रदान कर रहा है? प्रतिरक्षा प्रदान कर रहा है, शरीर की रोगों से सुरक्षा कर रहा है। भाई आपके सामने है, ठीक है। बात समझ में? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहा है, प्रतिरक्षा प्रदान कर रहा है, लीवर भी कैसे प्रदान कर रहा है आपके सामने बता दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो आगे, लीवर के अंदर जो ब्लड आया, ठीक है, शुद्ध रक्त भी आया और आहार नाल से भी आया। आहार नाल से आने वाला यह रक्त हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों की रक्त में मात्रा को नियंत्रित करता है। मैंने आपको शुरू में कहा था ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे रक्त के अंदर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ होंगे, यानी कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस, समझ में आ रही है? रासायनिक पदार्थ कौन कौन से होंगे, कौन कौन से केमिकल्स होंगे, ठीक है। उन केमिकल्स का निर्धारण भी, उन रसायनों का निर्धारण भी किसके द्वारा होता है? इस यकृत के द्वारा ही होता है। ये तय करता है रक्त में क्या क्या होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं, यानी यकृत के कार्य को देखने वाले हैं। बात समझ में आ गया? अब तक जो यहां से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उनमें से महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी हैं? कूपर सेल्स कहां पाई जाती हैं? हिपेटोसाइट्स क्या होती हैं? इन्हीं हिपेटोसाइट्स के द्वारा बाइल साल्ट, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? पित्त लवण, इस पित्त लवण का निर्माण किया जाता है। पित्त लवण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा बनता है? इस हिपेटोसाइट्स के द्वारा बनता है। आगे बात समझ में? ठीक है। और पित्त लवण बनने के बाद में कहां जमा होता है? पित्ताशय के अंदर जमा होता है। ये लोग पित्ताशय के लिए मैं आपको और 2-3% बता देता हूं। ये पित्ताशय जो है कुछ जानवरों में नहीं पाया जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से एनिमल है या जंतु है जिनके शरीर में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, पित्ताशय कहां नहीं पाया जाता है? चूहे में नहीं पाया जाता है, घोड़े में भी नहीं पाया जाता है। ये 2 एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं। हॉर्स और रेड के अंदर जो है पित्ताशय नहीं होता है। ये डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है। अब आ जाओ, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेके आ रहा हूं इसका, वो है यकृत के कार्य। देखो यकृत के क्या क्या कार्य, ये कार्य हर उस व्यक्ति को जानना जरूरी है जो कि एक हेल्थी लाइफ सरवाइव करना चाहता है। देखो यकृत के, देखो इसका पहला काम क्या है? आपने देखा कि आहार नाल से भोजन आ रहा है। भाई यहाँ पर आहार नाल से भोजन आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज कॉमन से लेकर के टप तक लेके जाऊंगा आपको। पहली चीज, यकृत पित्त लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पित्त लवण का। बताया हिपेटोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? पित्त लवण का निर्माण करती है।
ठीक है। अब देखो भाइयों, पित्त लवण जो है, हम लोग क्या सोचते हैं पित्त लवण, भाई लोग कंपटीशन के लिहाज से तो लोग मैं लिख देता हूँ वसा का पायसीकरण करता है। अरे इतने से काम नहीं चलने वाला है, कंपटीशन क्या करोगे, यहाँ लोग जिंदगी का कंपटीशन हार रहे हैं, तो यहाँ कंपटीशन के साथ साथ अपनी जिंदगी का कंपटीशन भी जीतना है। देख ये पित्त लवण जो है ये क्यों बनता है ये बता रहा हूं। ये पित्त लवण इसलिए बनता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर लवणों की सांद्रता का नियंत्रण करना है। शरीर के अंदर जो साल्ट्स है उनकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, उनकी मात्रा को नियंत्रित करने के लिए। बात समझ में आई। एक तो किसका निर्माण होता है, इस पित्त लवण का निर्माण होता है। इस पित्त लवण की सहायता से हम बहुत सारे पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी यकृत जो है शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम कर रहा है, किसके द्वारा, पित्त लवण के निर्माण के द्वारा। बताता हूं आपको आगे। यहाँ पर एक बात का समझना, ये तो काम हो गया, लवणों की सांद्रता का नियंत्रण करता है, बता रहा हूं आगे देखना। दूसरा कार्य मैं बताऊंगा। जो मर्त आरबीसी होती है, मर्त आरबीसी, उनको हटाने का काम भी करता है। आप लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल मानता हूं आपकी बात। आप बोल रहे हो सर स्प्लीन क्या करेगा, अरे स्प्लीन भी यही करेगा, स्प्लीन भी यही करेगा, लेकिन आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों। ये हीमोग्लोबिन जो है, इस हीमोग्लोबिन को तोड़ करके और आयरन बनता है, और इस आयरन को जमा करने का काम किसका है, इस यकृत का काम है। ठीक है, देखना इस हीमोग्लोबिन के टूटने से दो प्रकार के वर्णक बनते हैं। देख लो वो चीजें भी यही, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। हमारी यूरिन का जो कलर है, मूत्र का जो रंग है, वो यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। किस वर्णक के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, और यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग प्रदान होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ना, उसका स्टीरियोबिलिन्स नामक वर्णक के कारण कलर होता है। वो भी किनसे बनते हैं, वो इस बिलीवर्डिन से बनता है। यानी अपशिष्ट पदार्थ, अपचित भोज्य पदार्थ, या जिसको आप फेसिस कह सकते हो, मल कह सकते हो, उसका कलर और यूरिन का रंग किनके द्वारा, इन दो वर्णकों के द्वारा तय होता है। ये बनते कहां से हैं, ये हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन के टूटने से जो आयरन बनता है, जो आयरन बाहर निकलता है, उस आयरन को जमा करने का काम किसका है, इस लीवर का है। और यही आयरन जो है दोबारा से आरबीसी का निर्माण करवाने के लिए उपलब्ध होता है। पता चला, ये आयरन को जमा करने का काम कौन करता है, यकृत। यदि यकृत ने आयरन का जमाव कम कर दिया तो आप सोचो आरबीसी के निर्माण के अंदर क्या जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखो मैंने बताया था उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन, तो ये हीमोग्लोबिन के टूटने से ये जो वर्णक बन रहे हैं, इनको शरीर से बाहर निकालना है। भाई आप कहोगे मत निकालो तो लोग बीमारी ले, जॉन्डिस, पीलिया। अगर रक्त के भीतर इन लवणों की मात्रा बढ़ गई, इन पिगमेंट्स की मात्रा बढ़ गई, तो पीलिया नामक रोग हो जाता है। और इस पीलिया नामक रोग के कारण ही लक्षण किताब में बहुत लिखे पड़े, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, सारी दुनिया को पता है। ठीक है, पीलिया क्यों होता है, इन वर्णकों की रक्त में सांद्रता बढ़ने के कारण। ठीक है, और ये सांद्रता क्यों बढ़ती है बता दिया इधर मैंने। ये बाइल साल्ट, अगर बाइल साल्ट का निर्माण प्रॉपर नहीं हो रहा है, कम मात्रा में हो रहा है, तो ये वर्णक रक्त में बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। आगे देखो, टाइम कम है, सीधा सीधा लेकर के चलता हूं। आरबीसी में क्या रोल है पता चल गया, आगे आ जाओ। अगला कार्य, महत्वपूर्ण काम बता रहा हूं, बाकी काम और आपको पता चलते जाएंगे। तीसरा जो निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन। भाई डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, जहरीले पदार्थों के प्रभाव को कम करना निराविषीकरण कहलाता है। भाइयों लीवर जो है यही करता है, हमारे द्वारा जो भी पॉइजन लिया जाता है ना, आपको ये पॉइजन लेते नहीं, भाई खाना ले रहे हैं ना, खाने के साथ पता नहीं कितने प्रकार का पॉइजन ले रहे हैं। बताता हूं आपको, ये जितने भी एरोसोल्स हैं, यानी जो खेतों में दवाइयां छिड़क रहे हैं हम, ठीक है, या फिर आप और प्रकार के पोल्यूटेंट्स देख लो, भोज्य पदार्थ के साथ जो भी जा रहा है, वो आहार नाल की सहायता से
इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां रक्त में मिलकर के लीवर में आएगा। ठीक है, तो शरीर में पूरे रक्त में मिलने से पहले लीवर कट है, ये तैनात रहता है, मेरे से होकर के गुजरना पड़ेगा हर उस पदार्थ को जो भोजन के साथ आया है। ये ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहा है, ये हर उस पदार्थ को चेक करता है, उस पदार्थ के प्रभाव को कम करता है, उसके बाद में कहां मिलने देता है, रक्त में मिलने देता है। बात समझ में आ गई? तो लीवर क्या करता है, लीवर हमारे शरीर में जो भी पदार्थ प्रवेश कर रहे हैं उन सब को विषहीन बनाता है, उनके जहरीले प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। बात समझ में आ गई? क्लियर 100%। ठीक है, आगे देखो। अगला एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये तो बहुत लिखा हुआ मिलता है, ये चीज बताने की नहीं है। प्रोटीन उपापचय के अंदर भूमिका, अरे ठीक है प्रोटीन उपापचय में, लेकिन भाइयों आप लोग ये बताओ हमारे द्वारा जो प्रोटीन ली जाती है, ठीक है ना, पाचन करते हैं, एमिनो अम्ल बनता है ना, ये जो एमिनो अम्ल हम ज्यादा मात्रा में ले लें तो क्या होता है? इसका सीधा सा आंसर यही है, ज्यादा मात्रा में एमिनो अम्लों को मिलने नहीं दिया जाएगा यकृत के अंदर। यकृत क्या करता है, उन्हीं एमिनो अम्लों को अगर ज्यादा मात्रा में है तो क्या करता है, उनसे अमोनिया बाहर निकालता है और इसी अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ करके और किसका निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो यूरिया है इसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, यानी यूरिया का निर्माण कहां हुआ, यकृत के अंदर हुआ। नाम लिख देता हूं किस चक्कर के द्वारा, ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा। ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ। विटामिन, हमारे शरीर में दो प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जल में घुलने वाले और लिपिड में घुलने वाले। देखो जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से, आगे और पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा, लेकिन बी एंड सी। बट लिपिड में घुलने वाले कौन कौन से, लिपिड में घुलने वाले विटामिन का संग्रहण कहां होता है, इस यकृत के अंदर। कौन सा है, ए, डी, ई और के। ये चार विटामिन कैसे हैं, ये हैं लिपिड में घुलने वाले, इनका कहां संग्रहण होता है, यकृत में। एक और ध्यान रखना, पूछा जाता है विटामिन B12 का संग्रहण भी कहां होता है, लिपिड में, इसमें यकृत में। बात समझ आ गई? अगला क्वेश्चन आवा, ये लो साहब, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने। ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इस कोलेस्ट्रॉल का जमाव, निर्माण, वो सारा का सारा कहां है, इस यकृत में। ठीक है, और ये किस काम में आता है, ये देखो मैं आपको बताता हूं। लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन नाम सुनोगे आप लोगों ने, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, नाम सुनेंगे ना ये। ठीक है, ये जो हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, इन सब में कौन पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, इस के द्वारा। ठीक है, अगर लीवर कमजोर हुआ तो ये हार्मोन्स भी नहीं बनेंगे, यानी हम ये कहेंगे व्यक्ति जो है वो नपुंसक हो सकता है, इंपोर्टेंट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे आ जाओ, और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। इसी लीवर के भीतर वो सारी प्रोटीन बनती हैं जो प्लाज्मा में पाई जाती है। टाइम थोड़ा सा देखो, प्लाज्मा में, प्लाज्मा समझते हो ना, रक्त में पाए जाने वाला भाग है, इसमें पाई जाने वाली सारी प्रोटीन इसी लीवर में बनती है, केवल एक प्रोटीन को छोड़ करके, वो है गामा ग्लोबुलिन। भाई ये गामा ग्लोबुलिन क्या है, ये गामा ग्लोबुलिन वह प्रोटीन है जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी का। इस प्रोटीन को छोड़ दो, बाकी प्रोटीन देख लो कौन कौन सी, काम काम की लिख देता हूं। एक प्रोटीन है हिपेरिन। ये हिपेरिन प्रोटीन जो है, जब तक रक्त हमारी रक्त वाहिनियों में बहता है तब तक उसका थक्का नहीं बनने देती, थक्का नहीं बनने देती है जब तक रक्त वाहिनियों में बहता है, उसको क्या कहते हैं, हिपेरिन। ठीक है, और रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन कौन सी प्रोटीन है, तो वो भी देख लो आप। थ्रोम्बिन, एक तो प्रोटीन है थ्रोम्बिन, ये आपको प्रोथ्रोम्बिन लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई बात नहीं। एक फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन
ये दोनों प्रोटीन भी कहां बनती है, ये भी यकृत में बनती है, ठीक है। और एक और नाम बता देता हूं, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये प्रोटीन भी कहां बनती है, ये ही यकृत में बनती है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रोटीन जो आपके सामने लिखा जा रही है। एक और बताता हूं, आप लोग भी क्या याद रखोगे, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक जो स्कंदन कारक, उनको क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं, स्कंदन कारक 13 होते हैं ये, उनका निर्माण भी किसके द्वारा होता है, यकृत का। सबका नहीं होता, लेकिन कुछ का निर्माण यकृत के द्वारा होता है, ठीक है। ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं। आगे आ जाओ, यकृत का और क्या कार्य है, एक आपको बता दिया, जो भी आप कहाओगे, जो भी आपने ग्रहण किया, उन सबको डिटॉक्सिफाई, उनको आप जहरीले प्रभाव को नष्ट करने का काम किसका है, यकृत का है, ठीक है। समझ गए। अब एक और आगे सुनो आप लोग, हीमोपोएसिस वर्ड तो सुन लो, देखा जाएगा जो होगा सो। हीमोपोएसिस आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हीमोपोएसिस कहते हैं। भाई भ्रूणीय अवस्था में, यानी जब हमारा जीवन प्रारंभ है, हम माता के गर्भ में हैं, उस स्थिति में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, वो भाई निर्माण इसी यकृत के अंदर होता है। बात समझ आ गई। यानी यकृत भ्रूणीय अवस्था के अंदर क्या करता है, यकृत भ्रूणीय अवस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण भी करता है। बात समझ आ रही है। आगे देखो आप लोग, अब हम लोग यकृत के इतने काम पता चल गए ना, हम लोग कितने ईमानदार हैं वो बताता हूं आपको। हम क्या करते हैं इस यकृत के साथ, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमारे भोजन के अंदर बैक्टीरिया वायरस कम से कम होने चाहिए। बैक्टीरिया वायरस क्या होनी चाहिए, कम से कम। अक्सर कहा जाता है हाथ धोकर के भोजन ग्रहण करना चाहिए, ये कोई साबुन घिसने के लिए नहीं कहा जा रहा, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो पानी पीते हैं, शुद्ध पानी पीना चाहिए बोलते हैं ना, हम सारी चीजें लेकर के इस आहार नाल में डालते हैं, और ये आहार नाल से कहा जाती है उस यकृत में जाती है, और फिर वो यकृत को काम करना पड़ता है उनको नष्ट करने के लिए। कब तक लड़ेगा वो? अगर आप लोगों ने सही समय पर अगर ये ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो कमजोर हो जाती है। आप लोगों ने ज्यादा अगर जहरीला भोजन ले लिया, फूड पॉइजनिंग का नाम सुना है ना, फूड पॉइजनिंग। भाई ये फूड पॉइजनिंग जो है यही बीमारी है। जब हम भोजन के साथ विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया वायरस ले लेते हैं तो यकृत काम करना बंद कर देता है। यकृत कहते भाई मेरा काम नहीं है, आप लोग जानबूझ के ले रहे हो, मरोगे कोई उपाय नहीं है। इसलिए भोजन जब भी ग्रहण करो हाथ पैर धो करके, दूसरी बात भोजन में ये कम से कम होने चाहिए, फंजाई वगैरह ये कम से कम होने चाहिए। आगे बात सुन, आगे आओ, अगला बताता हूं। हमारे द्वारा जो भी लिया जाता है सीधा यकृत के अंदर जाता है, ठीक है। तो हमें भोजन के अंदर ऐसे पदार्थों को नहीं लेना चाहिए जो कि यकृत को नुकसान पहुंचाए, जैसे अल्कोहल। इस अल्कोहल के कारण, अल्कोहल क्यों, आप स्मोकिंग ले लो और ले ड्रग्स, ठीक है। इस ड्रग्स के अलावा और ईटिंग लो, मैं वो सारी कहानी बता देता हूं जो मैंने शुरू में बताई थी। ऐसी कौन सी वजह है जिनसे यकृत खराब होता है, यकृत को नुकसान होता है? पहली चीज, हाई इंटेक ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन। भाई एल्कोहल को ज्यादा मात्रा में लोगे तो यकृत के अंदर फाइब्रोसिस होता है। ये फाइब्रोसिस बीमारी है ना, आप कोरोना में सुन रहे हो, ये हर जगह होती है। इसका मतलब होता है शरीर के अंग के अंदर कठोरता आ जाना, ठीक है। वो लचीलापन समाप्त हो जाता है, ऑर्गन कठोर होते चले जाते हैं, उसको फाइब्रोसिस कहते हैं। कोरोना में भी फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो जाता है कोरोना के संक्रमण के बाद में, यानी फेफड़ों के अंदर संकुचन और शीतलन की क्षमता समाप्त हो रही है, जिससे गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो अल्कोहल ज्यादा लेओगे ना तो यकृत में भी फाइब्रोसिस होगा, यानी यकृत गाढ़ा होता चला जाएगा, उसमें संकुचन शीतलन समाप्त हो जाएगा, बाइल साल्ट का अदर जो काम है वो करना बंद कर देगा, ठीक है। और जब यकृत में फाइब्रोसिस होता है तो आकार बढ़ता जाता है, बढ़ता मोटा होता चला जाएगा, उसी को हम कहते हैं फैटी लीवर डिजीज। ये बीमारी है फैटी लीवर डिजीज, किससे उत्पन्न होती है? ये इस अल्कोहल की अत्यधिक मात्रा में लेने से उत्पन्न होती है। क्या होती है बता दिया मैंने, ठीक है। दूसरा, स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हो, ठीक है, तो उससे लिया जाने वाला धुआं जिसमें निकोटीन होता है, फेफड़ों के साथ साथ रक्त में मिश्रित होकर के जब ये जाएगा तो लीवर को भी डैमेज करता है। खिलवाड़ कर रहे हो, देखो ड्रग्स, बहुत सारी औषधियां
लीवर को प्रभावित करती है। मैंने बताया ना, जो भी हम लेंगे ब्लड में मिक्स होगा तो लीवर के पास जाएगा। लीवर का काम है शरीर को बचाना, लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं तो ये ड्रग्स के साथ ही मेडिएशंस, ये लो सबसे बड़ी बीमारी। अब लोगों को शौक होता है कि जब भी सर दर्द हुआ पैरासिटामोल खा लो, एंटीबायोटिक खा लो। बिना डॉक्टर की सलाह के हम जो भी दवाइयां खाते हैं वो रक्त में जाकर के लीवर के साथ खिलवाड़ करती है। इसलिए अनैच्छिक रूप से आप लोग स्वतः जो दवाइयां लेते हो, ठीक है, अपने आप डॉक्टर बनकर के बंद कर दो उनको। और ये जो पैरासिटामोल और टेट्रासाइक्लिन, ये 2 प्रकार की दवाइयां हमारे समाज में बहुत बुरी तरह व्याप्त है और लीवर को डैमेज करने में इन दोनों दवाइयों की भूमिका 100% है। ठीक है, अगर आप अपने लीवर के साथ धोखा नहीं करना चाहते तो कम से कम वो ही मेडिसिन आप लेना जो आपका डॉक्टर आपको सलाह दे। ऐसी दवाइयां कतई मत लेना अपनी शौक से। बात समझ में आ गई? और भी मैं नाम बता सकता हूं आपको, लेकिन ज्यादा नहीं। आप लोग इतना जरूर ध्यान रखें, कोई भी मेडिसिन खुद डॉक्टर मत बनना, डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। ठीक है, आगे ओवरईटिंग, ये बीमारी है हमारे समाज की सबसे बड़ी। हम लोग समय पर खाना नहीं खाते हैं और जब भी खाते हैं तो दबा के खाते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में भोजन खाओगे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा, लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है। देखो, मैंने जनरल वाले कार्य नहीं बताए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं बताए, सबको पता है। मैं यहां आपको बता रहा हूं कि अगर आपने अत्यधिक मात्रा के अंदर भोजन लिया है तो यकृत को दुगना काम करना पड़ता है और यकृत पर वजन बढ़ेगा कि इसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसलिए कम खाओ, धीरे धीरे खाओ, दिन में कई बार खाओ, यकृत स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है, भोजन में लिपिड की मात्रा, वसा की मात्रा, अगर आपने शरीर भोजन के अंदर लिपिड की मात्रा ज्यादा ली है तो लिपिड के अंदर ये जो लिपिड है यकृत में लगातार जमा होता चला जाएगा और जमा होता चला जाएगा, यकृत का आकार बढ़ता चला जाएगा, व्यक्ति मोटा होता चला जाएगा। इसमें भी होता है, ओवरईटिंग में भी मोटा होता है। यकृत पर अचानक काम बढ़ता है ना, तो इससे यकृत का आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण भी यकृत मोटा हो जाता है। उनको, उस बीमारी को भी फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, लेकिन उसको नॉन एल्कोहलिक कहते हैं। आप उसको छोड़ो, आप इतना याद रखें। एक और कहता हूं, सिरोसिस। ये सिरोसिस भी बीमारी है, किससे संबंधित है? यकृत से, अल्कोहल के लेने से ही होती है, जो फाइब्रोसिस वाला मैंने बताया था। ठीक है, और देखो, इसके अलावा एक और भयंकर बीमारी बता दो, हमारी बहनें जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं ये लीवर के लिए जहर है। इनके लेने से भी लीवर क्या होता है? डैमेज होता है। इसलिए इन पिल्स का यूज भी बिना डॉक्टर या किसी भी अदर व्यक्ति जो इनके बारे में पूरा ज्ञान रखता है सलाह की कतई नहीं लेना चाहिए। लीवर को खराब करता है और लीवर खराब हो गया, मैंने काम बता दिया था आपको पहले, आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, अब मोटा मोटी चलो बीमारियां बता दी, लीवर ये करता है वो करता है। भाई लीवर को बचाएं कैसे, ये हेल्थी कैसे रखें? तो लीवर को अच्छा रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और एक काम बता देता हूं। लीवर जो है विटामिन ए का फॉर्मेशन भी करता है और विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए उत्तरदायी है। इसलिए अच्छा लीवर रहेगा तो आंखें भी अच्छी रहेंगी। और बीमारियां बहुत है, देखो लीवर को स्वस्थ कैसे रखा जाए? पहली चीज रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आपको यकृत को स्वस्थ रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कोरोना काल हो चाहे नहीं हो। अगर आपको अच्छा जीवन जीना है भाई, रेगुलर एक्सरसाइज लाइफ में डालो। दूसरा, भोजन या नियमित लाइफस्टाइल, दिनचर्या जो है फिक्स होनी चाहिए। 8 बजे खाना है तो खाना ही है, 10 बजे नहीं चलेगा, 12 बजे वाला कतई नहीं चलेगा। बताऊंगा फिर किसी क्लास के अंदर, क्योंकि अगर आप भोजन भी अलग अलग समय पर खाते हो ना, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी आएगा आपके सामने। तीसरी चीज, आपको अपनी डाइट के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा लेनी है। कैरोट खाओ, गाजर खाओ, विटामिन ए का सोर्स है, विटामिन ए बनाएगी, आंखों की दृष्टि अच्छी होगी। वॉलनट, अखरोट खाओ। ठीक है, अखरोट नहीं तो दूसरे प्रकार के जो आप इसके अंदर एक चीज और कर सकते, अंकुरित अनाज खाओ। अंकुरित अनाज खाओ, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपको लीवर को अगर हेल्थ रखना है, एल्कोहल जो है वो एक फिक्स अमाउंट के अंदर, या आप एल्कोहल के एडिक्ट नहीं होने चाहिए, ज्यादा मात्रा में नहीं। ड्रग्स जो है वो
डॉक्टर की सलाह से ली जाए, ठीक है। भोजन जो है शुद्ध ग्रहण किया जाए। बात समझ में आई? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे यकृत को स्वस्थ रखेंगे। अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो यकृत को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। हम हृदय को तो समझते हैं कि हार्ट को ठीक है, लेकिन अगर लीवर ठीक नहीं रखा तो हार्ट से जैसी बीमारियां होती हैं जो आपको स्वस्थ नहीं रख पाएंगी, ठीक है। लास्ट में एक चीज और बताता हूं, ये जो लीवर है, क्या इसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं? देखो, लीवर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। लेकिन अगर लीवर छोटा है, हमारा लीवर डैमेज हो गया, बहुत सारे भाई कह सकते हैं अब तक बहुत गलतियां कर ली, अब नहीं करेंगे, हमारा लीवर इतना डैमेज हो गया, अब क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं? जैसे 100% रह सकते हो। हमारे लीवर के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। और ये पुनरुद्भवन का मतलब है यानी यकृत का अगर कुछ भाग नष्ट हो गया तो शेष बचा हुआ भाग जो है वो धीरे धीरे वापस पूरे यकृत का निर्माण कर लेता है, ठीक है। ये टाइम कितना है? लगभग 15 दिन। 15 दिन में वापस संपूर्ण यकृत बन जाता है। होता है कई बार कि बहुत सारे भाइयों का यकृत नष्ट हो जाता है, डॉक्टर अगर लीवर ट्रांसप्लांट करता है तो थोड़ा सा भाग ट्रांसप्लांट करने पर भी वो कंप्लीट में बदल जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अब तक लापरवाही की है तो मेरी गुजारिश आप लोगों से कि अब आप अपनी लापरवाही को बंद कर दो। कोरोना तो ठीक है चला जाएगा, लेकिन ये हैबिट्स अगर नहीं गई तो आप कोरोना के जाने के बाद में भी मरते रहोगे, एक स्वस्थ जीवन नहीं जी पाओगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।